Hello friends, I am Anil Narula, Director of Anil Narula's IAS Study Center, चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। एक है नया लॉन्च हुआ प्राइम मिनिस्टर श्री योजना, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स हैं, उन सब की कंडीशन को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनकी टीचिंग कंडीशंस को, लर्निंग कंडीशंस को, सबको इम्प्रूव करने के लिए, अप टू डेट करने के लिए और बच्चों को 21st सेंचुरी की नीड्स के अकॉर्डिंग अपडेट करने के लिए, तैयार करने के लिए ये लॉन्च की गई है। अब इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं? एक तो ये कंसेप्ट आपको जो है प्रीलिम्स में और मेंस के पेपर 2 में और पेपर 3 में दोनों में काम आ सकता है। इस स्कीम का पूरा नाम है PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। श्री का मतलब है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये इसमें बताया अभी आपको 5 सितंबर को टीचर्स डे पे लॉन्च हुई है। इस स्कीम के अंडर 14,500 स्कूल्स सारी इंडियन स्टेट्स में और उन इंडियन स्टेट्स में और यूटीज़ में जो अपने आप को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर पूरी एंटाइटी में उसे अप्लाई करेंगी, सिर्फ ये उन्हीं स्टेट्स में अप्लाई होगा। अगर सारी स्टेट्स तैयार होती हैं, कि कुछ स्टेट्स ने थोड़ा सा नई एजुकेशन पॉलिसी, जो इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं उस पर अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन्हें कुछ जगह पे उनके डिस्प्यूट्स हैं सेंटर के साथ में, तो सेंटर इस स्कीम्स को सिर्फ वहीं पे शुरू करेगा जो स्टेट्स और यूटीज़ NEP को पूरा का पूरा अप्लाई करेंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़, ओनली इन दो स्टेट्स जो NEP को पूरी तरह से लागू करेंगी। अब एकदम से स्कीम लॉन्च नहीं होगी, ऑब्वियसली इसे चेक करने के लिए आपको इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे या उसे बोलते हैं हम पायलट बेसिस पे लॉन्च करना पड़ेगा, ताकि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसकी गुड पॉइंट्स क्या हैं उनको हम चेक कर सकें। उसके बाद सब चीज़ों को चेक करने के बाद में इसको हम ऑल इंडिया लेवल पे रिक्वायरमेंट पूरा होने पे लॉन्च कर सकते हैं। अब इसको फाइनेंस कौन करेगा? क्योंकि इसका बजट जो है बहुत ज़्यादा है, मोर देन 18,000 करोड़ रुपीज़ का इसका बजट बनता है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम उस स्कीम को बोलते हैं जिसमें 60% जो फाइनेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और 40% फाइनेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। तो ऐसी कई स्कीम्स ऑलरेडी चल भी रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी कुछ खास जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से उनकी जो अर्निंग है, रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं हो पाता, तो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारी माउंटेनस स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, तो इन स्टेट्स में रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं हो सकता, तो उतना का पैसा नहीं है कि स्कीम को फंड कर सकें, तो उन स्टेट्स में 90-10 का रेशो हो जाएगा। जैसे 90 रुपीज़ जो है, 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। और जो स्कूल चूज़ किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और स्मार्ट क्लासेस के लिए, उनको 2 करोड़ रुपए मिलेगा हर स्कूल को, जो चूज़ किया जाएगा। उन 2 करोड़ में से जो 60% पैसा जो है वो सेंटर जो पैरामीटर्स डेवलप करने को बोलेगा उस पर खर्च स्कूल करेंगे, और जो बाकी 40% पैसा है 2 करोड़ का, यानी 80 लाख रुपया, अब वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी डिस्क्रिप्शन रहेगी कि वो पैसा किस पे खर्च करते हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि ये एक डिस्क्रिप्शन दी गई है स्कूल को कि आप 80 लाख अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि आप बेटर जानते हैं स्कूल को, स्टूडेंट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो अपनी मर्ज़ी से उस पर खर्च कीजिए आप। और ये ऐसा पहली बार हुआ है ये। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, J&K और नॉर्थ ईस्ट में सेंटर जो है, अभी मैंने बताया आपको, 90% पैसा खर्च करेगा। अब
स्कूल कौन से सिलेक्ट होने हैं, कहाँ होने हैं और वो कौन कौन से होंगे। पहली बात, सारे स्कूल जो सेंटर चला रहा है इंक्लूडिंग केवी एंड जवाहर नवोदय विद्यालयस, हालांकि वो 100% सेंट्रली ऑलरेडी फंडेड हैं, ठीक है। देन स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स, देन कई जगह पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी स्कूल रन करती हैं, उनके भी स्कूल्स जो होंगे तो वो चुने जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि कम से कम एक ब्लॉक में 2 मॉडल स्कूल इस स्कीम के अंडर जो है वो चूज़ हो सकें, वो कम से कम 2 एक ब्लॉक में। हाँ, वो स्कूल कौन से होंगे उसके लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया रखा जाएगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन स्कूल की लिस्ट बना के भेजना। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है किसी को चूज़ कर लेगी, स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पैरामीटर्स दिए जाएंगे, उनको फुलफ़िल करने के बाद फिर उसके बाद में जी 2 स्कूल चूज़ करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो कैसे चूज़ किया जाएगा, पहले तो ये है कि स्कूल्स अप्लाई कौन से कर सकते हैं। तो जो स्कूल्स हैं एक ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये पोर्टल साल में 4 बार ओपन होगा, यानी हर 3 मंथ्स के बाद में। और इसको सिलेक्ट करने के लिए 3 स्टेज रहेंगी। पहली स्टेज जैसे मैंने बताया अभी आपको कि स्कूल्स सिर्फ उसी स्टेट के उसी यूटी के अप्लाई कर सकते हैं जिस यूटी या स्टेट ने नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए हाँ कह दी है। अगर वो नहीं करते हैं तो वहाँ पर ये स्कूल उस स्टेट के स्कूल उस यूटी के स्कूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन अप्लाई करने के बाद में फिर पूल ऑफ स्कूल्स हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। फिर एक प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम बेंचमार्क जो अभी सेट नहीं हुआ है उसको सेट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगी। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस डेटा, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी साल पहले आया था। तो इस प्लेटफॉर्म के अंडर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, इसमें इंडिया के सभी रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स का डेटा है कि वहाँ कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट वहाँ टीच होते हैं, कब से स्कूल चल रहा है, कब स्कूल बना है आपका ये वाला, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। ये इसलिए गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि गवर्नमेंट जो है इन सारी कंडीशंस को देख के फिर प्लानिंग करके कोई नई स्कीम लॉन्च कर सके एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो वर्ड अभी आया जिक्र आया इसका यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ये उसके बारे में है। जो थर्ड स्टेज रहेगी, अब जिन स्कूल्स ने अप्लाई किया फर्स्ट स्टेज में उनमें से फिर कुछ स्कूल्स का एक पूल बना लेंगे कि इन्हें लगता है कि हाँ जो हमने कुछ बेंचमार्क प्रेस्क्राइब किए हैं उनको ये कुछ स्कूल्स जो हैं फुलफ़िल कर रहे हैं। अब मान लो एक ब्लॉक में मैक्सिमम 2 स्कूल खोलने हैं, वहाँ से आपको लगता है कि 5-6 स्कूल एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज में जो है एक चैलेंज मेथड आएगा जिसमें कुछ क्राइटेरिया होंगे। तो स्कूल्स में आपस में एक काइंड ऑफ कंपटीशन रहेगा कि आपको वो क्राइटेरिया जो है प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया फुलफ़िल करने हैं। तो जो स्कूल्स उन क्राइटेरियाज को फुलफ़िल कर लेंगे उन स्कूल को फिर चूज़ कर लिया जाएगा मॉडल स्कूल्स के लिए अंडर द पीएम श्री योजना, ठीक है। फिर उन स्कूल्स को फिर 2 करोड़ मिलेगा। मैंने तब बताया था आपको कि एक ब्लॉक में कम से कम 2 स्कूल होंगे ही होंगे। तो हर स्कूल को जैसे 2 स्कूल्स हैं, हर स्कूल को 2-2 करोड़ रुपये मिलेंगे। उस 2 करोड़ में से 1 करोड़ 20 लाख जो है वो गवर्नमेंट के कहने पे वो खर्च करेंगे, जो गवर्नमेंट को बताएगी, और 80 लाख रुपया जो होगा वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करेंगे। अब वो खर्च किस चीज़ पे होगा, उससे स्कूल अपग्रेड कैसे हो जाएंगे। देखिए इसमें दोनों बातें आएंगी। एक तो आपको स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है,
उसमें स्मार्ट स्कूल बनाना है आपने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, स्मार्ट क्लास ही तो है, ठीक है, ताकि आप ऑडियो विजुअल सेशन हो सकें, बच्चों को इजली समझा सकें, आप आर्ट रूम डेवलप हो, स्पोर्ट्स का पूरा आपका एक एरिया डेवलप हो जाए, प्रॉपर लैब्स हो, लैब के अंदर सही मटेरियल अवेलेबल रहे आपके पास में, अच्छी लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल हो। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में चीज़ें होती हैं लेकिन कंडीशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो उसे इम्प्रूव किया जाए। उसके बाद में जो स्कूल्स रहेंगे उनको डेवलप करेंगे ग्रीन स्कूल के हिसाब से। ग्रीन स्कूल मीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कि उस स्कूल के अंदर आप वाटर कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, सोलर पावर जहाँ पॉसिबल है वहाँ विंड पावर, ठीक है, देन एनर्जी कंजर्वेशन, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लाइफस्टाइल सिखाया जाएगा कि ऑर्गेनिक क्यों हमारे लिए अच्छा है, ताकि बच्चों में शुरू से एक अवेयरनेस हो केमिकल्स के अगेंस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों के लिए, ताकि जब बड़े हो जाएं तो वो इन चीज़ों के लिए सेंसिटिव रहें। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ये सारे जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक फ्री, एक किस्म से बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए ना सिर्फ ये करिकुलम का पार्ट होगा बट ऑल्सो ये बच्चों को सिखाया भी जाएगा प्रैक्टिकली, और वो चीज़ अवेलेबल स्कूल के अंदर रहेगी भी सही। देन जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, वो सब भी उन्हीं की लैंग्वेज में, एक्चुअली मल्टीलिंगुअल भी है कि जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मदर टंग है, उसको भी प्रमोट किया जाएगा, उसी में ही आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ये प्रेफर किया जाएगा, उसमें भी इंग्लिश के अंदर भी। अब टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, अब देखिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा उससे कोई बात नहीं बनती है, टीचर भी अच्छे हों, टीचिंग टेक्निक्स भी अच्छी हों, बच्चे के लिए पढ़ाई बोझ ना बने, बच्चा क्लास में खुश होके आए तो लर्निंग उसके लिए एक फ़न बन जाए कि हाँ मैं मज़े के लिए स्कूल जा रहा हूँ और मज़े मज़े में चीज़ सीख भी रहा हूँ, मैं मज़े मज़े में साइंस सीख रहा हूँ, मैथ सीख रहा हूँ, मुझे अक्षर की पहचान हो रही है, मुझे नंबर्स की पहचान हो रही है, ठीक है। तो वो जो मेथड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, इसमें स्क्वायर क्या है, इसमें सर्कल क्या चीज़ है, ट्रायंगल क्या होती है, बच्चे खेल खेल में इस चीज़ को सीख जाते हैं। ये है ना टॉय बेस्ड मेथड, वो भी इसका एक पार्ट रहेगा। ये देखिए प्ले टॉय बेस्ड मेथड, मेनली फाउंडेशनल ईयर छोटे बच्चों के लिए। फिर ये स्मार्ट क्लासरूम, इस तरह का रूम्स रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, बच्चा जो चीज़ देखता है, सुनता है, उसे वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहती है और उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। अब फोकस विल बी ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन एवरी ग्रेड। आउटकम ये बहुत ज़रूरी है। हम जनरली देखते हैं कि बच्चे ने फर्स्ट क्लास पास कर ली, सेकंड क्लास पास, थर्ड क्लास पास कर ली, फोर्थ, ऐसे पास करता जा रहा है, बट उस एजुकेशन का उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे क्या डेवलपमेंट हुआ है। जैसे एक होता है कि बच्चा क्वेश्चनिंग करना सीखे, राइट, हर चीज़ में अपना दिमाग लगाना सीखे, सिर्फ रट्टा मत मारे बात को, अपना दिमाग भी लगाए। तो वो अगर आप क्वेश्चनिंग को इनकरेज करेंगे तो उसके बाद में बच्चे जो हैं हर चीज़ को जल्दी सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, इंक्विजिटिव नेचर के हो जाएंगे और वो चीज़ बड़े होकर उनको फिर काम भी आएगी। इन्हीं चीज़ों से बच्चे फिर इनोवेटिव भी बनते हैं। तो वो एक स्किल डेवलप करनी है, तो वो आउटकम रहेगी कि पढ़ने के बाद, स्कूलों में पढ़ने के बाद उस एरिया में जो है कितना फ़र्क है, किस चीज़ के लिए, अवेयरनेस में, किसी के अवेयरनेस में, अपने राइट्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वो आउटकम है। अगर आप स्कूलों में पढ़ने के बाद भी, ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी, +1 +2 करने के बाद, 10th करने के बाद भी अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे जो कचरा है वो सही जगह डालना है, ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन नहीं करना है, ठीक है, हमने पेड़ लगाने हैं, पेड़ों को उखाड़ना नहीं है, अपने कंट्री के जो हमारी ड्यूटीज़ हैं कंट्री के लिए उसे फुलफ़िल करना है, तो उस पढ़ाई का क्या बेनिफिट होगा। वो तो आउटकम तो ज़ीरो हो गया, आपने सिर्फ डिग्री इकट्ठी की है। तो ये आपको सेंसिटाइज़ करेगी पॉलिसी उस चीज़ के लिए भी
ताकि आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो ये आउटकम वो चीज़ है। हम ले चलते हैं रिज़ल्ट कि स्कूल में रिज़ल्ट क्या रहा, कितने % बच्चे पास हो गए। सिर्फ पास होने से आप एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो सिर्फ लिटरेसी है, आपने क्लास पास की है। तो गवर्नमेंट का है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके वो। तो आउटकम बेस्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी है बच्चे की। टीचिंग क्वालिटेटिव हो, टीचर अच्छी तरह समझाएं उनको, बच्चा का दिमाग डेवलप हो, ऐसी उनको चीज़ें दिखाएं। अब सपोज़ अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ पहले आपको, फिर एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर इंस्टीट्यूशन से मेंटरशिप। ये मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, बट पहले मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का आजकल हाल क्या है। ये देखिए आपको लगता है यहाँ डेवलपमेंट हो पाएगी बच्चों की? ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है। और 60-70% से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। कहीं टीचर नहीं आते हैं, कहीं बच्चे नहीं आते हैं, कहीं उनको इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को। ये देखिए ये क्या बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कौन अपने बच्चों को भेजेगा? जो लोग मजबूर हैं वही अपने बच्चों को भेजेंगे यहाँ पे। जब बच्चे यहाँ ढंग से पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर वो आगे कैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएंगे? उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? ये हाल देखिए। तो इन स्कूलों के नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर को बट टीचर्स को भी, अब ये टीचर्स की हाल देखिए आप खुद सोचिए कि ये अपने आप को संभालें या बच्चों को संभालें। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये सब तो बातें हो गई टीचिंग क्वालिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके एरिया में कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, किसी भी फील्ड के इसमें सपोज रिसर्च का। तो आप उन लोगों को जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने फील्ड का, साइंस में, मैथ्स में, इसमें सोशल स्टडीज़ के अंदर, राइट, तो उनमें वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करें। तो उनको बीच बीच में बुलाया जाएगा, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, ताकि जैसे अब बड़ी अजीब सी आयरॉनिकल चीज़ है, जिस कंट्री ने वर्ल्ड को मैथ्स दिया है, ठीक है, जिस कंट्री ने वर्ल्ड को ज़ीरो दिया है, जिस कंट्री ने वर्ल्ड को अलजेब्रा दिया है, जिस कंट्री ने वर्ल्ड को ज्योमेट्री दिया है, उस कंट्री के मैक्सिमम जो बच्चे हैं मैथ से घबराते हैं। हमारी कंट्री मैथ का भी ये हाल हो गया है, या तो आपको मैथ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है या बहुत ज़्यादा है, मिडिल पाथ है ही नहीं है। मैक्सिमम बच्चों से पूछो मैथ कैसा है, मैथ से डर लगता है मुझे। अब क्यों? क्योंकि मैथ को, बच्चों को शुरू से मैथ को ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, और ज़िंदगी में हर चीज़ तो मैथ पे डिपेंड करती है। तो एक वो हुआ बन गया है। अगर हम इंटरेस्टिंग वे में समझाएं बच्चों को मैथ के बारे में तो समझेगा बच्चा वो, तो उस पर भी फोकस दिया जाएगा। ऐसे ही साइंस की बात है भी, अगर साइंस एक्सपेरिमेंट्स आप करवाएं सामने, जब साइंस आराम से बच्चा सीखेगा, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो उसके लिए एक ये चीज़ भी रखी गई है कि मेंटरशिप, ये बहुत अच्छी स्कीम है ये वाली, इस मामले में भी। अब बस स्कीम तो अच्छी है, हम चाहेंगे कि अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमारे कंट्री का फ्यूचर जो है वो अच्छा हो सके। तो पहला इसको थोड़ा सा दोबारा फिर समझाता हूँ। पीएम श्री स्कीम में हर स्टेट और उस यूटी और स्टेट के सरकारी स्कूलों को चूज़ किया जाएगा अपग्रेडेशन के लिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूरी एंटायरिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हर ब्लॉक में कम से कम 2 स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल को खोलने का जो क्राइटेरिया है फिक्स किया जाएगा, हर स्कूल को उसको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। देन हर स्कूल को जो चूज़ होगा उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60% पैसा जो है सेंटर करेगा, 40% पैसा स्टेट करेगा। 60% पैसा सेंटर बताएगा खर्च कैसे करना है, 40% जो पैसा है वो स्कूल को, अथॉरिटीज़ को डिस्क्रिप्शन दिएगी, जैसे मर्जी पैसा खर्च कर सकते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी रहेगा, लर्निंग डेवलपमेंट भी रहेगा, टीचिंग डेवलपमेंट भी रहेगा, न्यू टेक्निक्स रहेंगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम रहेगा, ठीक है, ग्रीन स्कूल का कंसेप्ट रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को सेंसिटाइज किया जाएगा।
राइट, ताकि वो खुद अपने आप क्रिएटिव हो सके, सोच सके और अच्छे स्टूडेंट बन के अच्छे नागरिक बन सके। तो ये हमारा पहला करंट अफेयर का पार्ट था। सेकंड है INS तारागिरी, इंडियन नेवल शिप तारागिरी। ये परसों लॉन्च हो रहा है, यानी 11 सितंबर को। तो इसके कुछ फैक्ट्स, और ये क्योंकि तारागिरी जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारी नेवी का, प्रोजेक्ट 17 एंड 17A। तो 17A का पार्ट है INS तारागिरी। ये एक नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट है और इसे तैयार किया है मुंबई बेस्ड मजगांव डॉक ने। मजगांव डॉक एक शिप बिल्डर है। तो इसको हम थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा मैं बेसिक समझाता हूँ आपको इसके। बिफोर आई स्टार्ट विद INS तारागिरी, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो देख लीजिए। जैसे ये एक लॉन्चिंग वाली चीज़ दिख रही है कि यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। अब लॉन्च क्या होता है और कमीशन क्या होता है ये मैं समझाऊंगा अभी आपको। देखिए, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मैक्सिमम जो नेवल शिप्स हैं, एक तो ध्यान रखिएगा जितने भी नेवल शिप्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कार ली आपने इंडिया में, किसी भी कंपनी की कार है इंडिया में चल रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो हरियाणा के तो HR नंबर आएगा, पंजाब की PV नंबर आएगा, हिमाचल की HP नंबर आएगा। वैसे ही जिस जिस स्टेट्स के शिप्स, नेवल शिप्स होते हैं कंट्रीज़ के, उनके नेम्स होते हैं। इंडिया के जो नेम्स हैं वो चलते हैं INS से, इंडियन नेवल शिप। जैसे हम पहले ब्रिटिश कॉलोनी थे तो हमारे शिप्स का नाम था HMS, हर मैजेस्टी शिप। आजकल वो नेम ऑब्वियसली ब्रिटेन के शिप्स का है। US के शिप्स को बोलते हैं USS, US शिप। तो हमारे हर शिप का नाम जो रहेगा वो रहेगा INS, इंडियन नेवल शिप। तो जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तो हमने डेवलपमेंट का काम शुरू किया है कि हम अपने कुछ शिप्स खुद बना सकें। तो उसके लिए हमें चाहिए शिप यार्ड्स। तो इनिशियली कुछ 15-20 साल तक जो था हमारा मेन फोकस था कि हम नए शिप्स जो हैं मंगाएं ब्रिटेन से, क्योंकि हम उन्हीं कॉलोनी थे। उसके बाद में हमने स्लो काम शुरू किया शिप्स अपने यहाँ बनाने का, इंडिजनाइजेशन करने का, कि हम अब शिप्स अपने यहाँ बना सकें। तो स्लो करते करते हमने कई शिपयार्ड्स बनाए हैं। हमारे पास आजकल 19 शिपयार्ड्स हैं। उन शिपयार्ड्स में नेवल शिपयार्ड्स भी हैं, मर्चेंट नेवी के शिपयार्ड्स भी हैं और बाकी शिपयार्ड्स भी हैं जहाँ पे शिप बनते भी हैं, शिप की वर्कशॉप भी हैं, ठीक भी होते हैं। बट हम जो शिपयार्ड्स हैं 3 तरह के हैं। एक है स्टेट ओन्ड, यानी वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, यानी मैक्सिमम जो है उसमें जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। कुछ काम होते हैं कि आपने सामान जो है ढोना है, ऊपर नीचे के रखवाना है, वो प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन सारा सिग्निफिकेंट कंट्रोल जो है गवर्नमेंट के पास रहता है। एक है पब्लिक के शिपयार्ड्स। पब्लिक शिपयार्ड्स में कि वो शिपयार्ड्स जिसमें शेयर्स होते हैं कंपनी के, और वो उन शेयर्स की ओनरशिप के हिसाब से वो कम जो है शिपयार्ड का जो मालिक हैं वो डिसाइड होंगे, किसके पास कंट्रोल रहेगा। एक होते हैं प्राइवेट शिपयार्ड्स, इसमें कोई शेयर्स नहीं होते हैं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपना है, सारा कंट्रोल उसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। तो ऐसे हमारे पास 19 शिपयार्ड्स इंडिया में है। और मैं जो अभी करा रहा हूँ आपको वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो मेन हमारे स्टेट ओन्ड शिपयार्ड्स हैं। पहला है मजगांव शिपयार्ड और डॉकयार्ड मुंबई में, गोवा शिपयार्ड, वास्को डी गामा एक जगह है गोवा में, कोच्चि शिपयार्ड कोच्चि में, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में, जिसे कुछ लोग क्या बोलते हैं वाइजैग। अब गोरे जो थे वो ब्रिटिश वो बोल नहीं पाए विशाखापट्टनम और उसको नाम वाइजैग कर दिया। एंड लास्ट है ये द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता। तो ये हमारे पास मेन स्टेट ओन्ड शिपयार्ड्स हैं। देखिए, अब एक नेवल फ्लीट, हम जब नेवी की बात करते हैं तो हम किन शिप्स की बात करते हैं? मेनली क्या रहता है नेवल फ्लीट में? कॉर्वेट्स होती हैं, फ्रिगेट्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, देन कुछ जगह पे क्रूज़र्स भी रहते हैं, गाइडेड मिसाइल क्रूज़र्स, देन एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, देन सबमरीन्स होती हैं।
मेन ये चीज़ रहती हैं किसी फ्लीट के अंदर। अब कॉर्वेट क्या होता है? कॉर्वेट सबसे स्मॉल क्लास का एक कम्बैट शिप है जिसका मेन जो पर्पज़ है वो पेट्रोलिंग करना है। छोटा शिप होता है, काफ़ी तेज़ चल सकता है, जल्दी मुड़ सकता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, पेट्रोलिंग कर सकता है। It is used by naval police to patrol the sea and also for close defense of larger ship। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए, ये हैं कॉर्वेट्स, ये स्मॉल शिप्स रहते हैं ये। फिर इससे बड़ा जो आता है जो सब वो रहेगा फ्रिगेट्स। जो फ्रिगेट हैं वो छोटी कॉर्वेट शिप और डिस्ट्रॉयर उसके बीच की चीज़ है फ्रिगेट। Frigates are larger than corvettes but and have a fair mixture of offensive and defense capabilities। एक्चुअली जो यह है फ्रिगेट्स का काम जो है, एक तो लार्ज शिप्स को एस्कॉर्ट करना है, और भी समझाता हूँ मैं अभी आपको, और सेकंड जो सबमरीन्स से अटैक हो सकते हैं हमारे शिप पे उसे प्रिवेंट करना है। तो इसमें भी कुछ मिसाइल्स होती हैं इनके पास भी, एंटी सबमरीन मिसाइल्स होती हैं, टॉर्पीडोज इनमें लगे होते हैं, सेंसर्स होते हैं इनके पास, रडार्स भी इनके पास होते हैं। लेकिन इनका जो साइज़ है डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा तेज़ चलती हैं डिस्ट्रॉयर से। अब देखिए, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब ये बहुत ह्यूज चीज़ है। अभी हमने नया बनाया एयरक्राफ्ट कैरियर जो कंट्री में बना है अपना, जो हमने खुद बनाया है, काफ़ी बड़ा उसका पार्ट हमने कोची में डेवलप किया है, INS विक्रांत। पहले हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, INS विक्रांत, INS विराट। वो बूढ़े हो गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हमने सेकेंड हैंड परचेज़ किए थे, तो उनको खींच के हम तंग आ गए थे, तो वो डिकमीशन्ड हो गए हैं, वो टूट फूट भी गए हैं। तो हमें नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए थे। तो एक हमने परचेज़ किया एडमिरल गोर्शकोव रशिया से, उन्होंने उसको ठीक करके हमें दिया और हमने उसका नाम रखा INS विक्रमादित्य है। उसके बाद हमने फिर अपना नया बनाया, जो अपनी कंट्री बनाई हमने कोची शिपयार्ड में, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है INS विक्रांत टाइप कि जो पहला हमारा विक्रांत था उसी टाइप का है, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं। और अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बहुत ह्यूज चीज़ है। इसको बनाने में 40-50 हज़ार करोड़ खर्चा भी आता है, इसे मेंटेन करने में बड़ा खर्चा आता है। इतनी बड़ी चीज़ है, अगर ये चले कहीं पे तो दूर से दिखता है, इसको पहचानना आसान काम है। इस पे इतने एयरक्राफ्ट होते हैं, इतनी मिसाइल्स होती हैं, इतने लोग इसके अंदर होते हैं एक टाइम पे, राइट, इतने इसके अंदर इक्विपमेंट्स हैं। तो अगर कोई इसको अटैक कर दे टॉर्पीडो से, मिसाइल से, और ये अगर ख़त्म हो जाए तो वो कई लाख करोड़ रुपये मिट्टी मिल, कई हज़ार करोड़ मिट्टी मिल गई एकदम से, या कहीं पानी मिल गए। तो कभी भी इतना बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है कहीं भी अकेले नहीं चलेगा, तो एक पूरा नेवल शिप्स का फॉर्मेशन बन के साथ चलेगा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कैरियर बैटल ग्रुप। तो कैरियर बैटल ग्रुप को ये देखिए, साथ में डिस्ट्रॉयर भी होंगे इस पूरे फ्लीट के अंदर, साथ में कॉर्वेट्स भी होती हैं इसके आगे पीछे, देन फ्रिगेट्स भी होती हैं, तो इसको सेव करने के लिए। क्योंकि इस पे अटैक कहाँ से हो सकता है? इस पे अटैक बाय एयर हो सकता है, किसी एयरप्लेन से अटैक हो सकता है, एयरक्राफ्ट से, फाइटर जेट से। इससे अटैक मिसाइल से हो सकता है, क्रूज मिसाइल से अटैक कर सकते हैं, सबमरीन से अटैक हो सकता है, माइन से अटैक हो सकता है, टॉर्पीडो से अटैक हो सकता है। तो उन सब को सेव करने के लिए ये साथ चलते हैं, राइट। तो साथ में कौन चल रहे हैं? डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स। अब कॉर्वेट बता दिया मैंने आपको, वो सबसे स्मॉल रहेगा, सबसे फास्ट चलता है, पेट्रोलिंग वाले काम आता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने के काम आता है। उसके बाद में फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट इज़ यूज्ड फॉर एंटी सबमरीन डिफेंस, ठीक है। सबमरीन आपके शिप पे अटैक करने आ रही है तो उस फ्रिगेट के पास में एंटी सबमरीन मिसाइल्स हो सकती हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट्स या टॉर्पीडो भी हो सकते हैं जो उसे रोक सकते हैं वो। फिर जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, अच्छा
एक ना एक चीज़ आजकल ये हो गई है कि क्योंकि डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है, उसमें थोड़े इक्विपमेंट्स ज़्यादा होते हैं, वेपन्स थोड़े बड़े होते हैं, फ्रिगेट से ज़्यादा खर्चा आता है। जितना बड़ा शिप होगा उसे मैनूवर करना उतना मुश्किल होता जाएगा, जल्दी मोड़ना, रुकना, चलना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो फ्रिगेट जैसे कंपैरिजन में है, थोड़ा फास्ट चलती है, छोटे वेपन्स होते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर के पास मोर वेपन्स हैं, रडार सिस्टम अच्छा उसके पास में है, अच्छी मिसाइल्स उसके पास रहती हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को कंबाइन ऐसे कर रहे हैं कि आजकल ना ऐसा लगता है कि फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर है या डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट बन रही है। तो मैक्सिमम कंट्रीज़ का ध्यान जो है वो फ्रिगेट्स डेवलपमेंट पे है आजकल, कि वो फ्रिगेट्स को तैयार कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंपोनेंट्स लेके आ रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स वाले, राइट। तो डिस्ट्रॉयर्स आर ट्रेडिशनली a defensive ship system. They can defend against attacks by submarines and aircraft. उनके पास ये मिसाइल्स रहती हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी रहती हैं उनके पास में, राइट। क्रूज मिसाइल भी हैं। क्रूज मिसाइल में कि वो सरफेस के पैरेलल चलती हैं, जैसे हमारी ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस अपने सेक्शन में वर्ल्ड की बेस्ट क्रूज मिसाइल है और इतनी कमाल की है, ये साउंड ऑफ स्पीड से काफ़ी फास्ट चलती है, ये लैंड से भी चलती है, इसको आर्मी भी यूज़ कर सकती है, नेवी यूज़ कर सकती है, एयरफोर्स भी यूज़ कर सकती है। ऐसे ये किसी मूविंग एरिया से भी लॉन्च हो सकती है, किसी एक स्टेबल स्टैटिक एरिया से भी लॉन्च हो सकती है ब्रह्मोस। तो बहुत कमाल की हमारी मिसाइल है ये, वो भी हमारे कुछ फ्रिगेट्स पे डिस्ट्रॉयर्स से हमने लगाई है। ये कॉर्वेट्स हो गए, ये फ्रिगेट हैं, ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं। अगर आप इसको थोड़ी बनावट को देखें इसकी, अगर आपको तो इस तरह बनाया जाता है कि जो भी सोनार्स की रेज आएँ डिटेक्ट करने के लिए शिप्स को, वो या तो एब्जॉर्ब हो जाएं या फिर वो किसी और जगह निकल जाएं, डिफ्लेक्ट हो जाएं, वो वापस वो सोनार तक ना जाएं। तो ट्राई किया जाता है कि स्टेल्थ मैक्सिमम आपके पास फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स जो स्टेल्थ हों, जो जल्दी एनिमी की रेंज में ना आ सके, उनके रडार पे न कैच ना हो सके वो। ये भी एक फ्रिगेट है जो कॉर्वेट से, देखिए इस कॉर्वेट से ये बड़ी है फ्रिगेट, ये है डिस्ट्रॉयर। इसमें ये रडार सिस्टम, ठीक है, मिसाइल सिस्टम्स और ये गन्स, ये थोड़ी सी ज़्यादा मिलेंगी आपको फ्रिगेट से। और जनरली देखा गया है कि डिस्ट्रॉयर में 1 या 2 हेलीपैड्स ही मिल जाते हैं आपको, हालांकि हेलीपैड्स आजकल कुछ फ्रिगेट्स में भी आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये गन्स दिख रही होंगी आपको, यहाँ से भी गन्स निकलती हैं बाहर, वो मिसाइल्स निकलती हैं, यहाँ से निकल सकती हैं डिफरेंट एरिया से। ये सब रडार सिस्टम्स हैं। ये अगेन डिस्ट्रॉयर है। These are larger warships with heavy armaments including missiles and long range early warning sensors in an attacking role. They have ये गलती से लिखा गया or 2 helicopters. Due to their size and reach, destroyers act in many secondary war roles such as, जब वॉर नहीं हो रही है मान लो, तो माइन लेइंग के लिए या फिर एंटी पायरेसी चीज़ के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, इवैक्यूएशन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें काम आते हैं, रिलीफ में। अब जो इंडियन नेवी है वो एक ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर मीन्स कि यू आर नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग योर कोस्टल एरियाज, जिसको हम बोलते हैं लिटोरल एरियाज, रादर वी आर ऑल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय रीचिंग एनी एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम अगर इंडियन ओशन में हैं तो ब्लू वाटर नेवी में वो खास बात होगी कि वो उसके शिप्स जो हैं दे कैन मूव टू अटलांटिक ओशन, दे कैन गो टू पैसिफिक ओशन, ठीक है, इवन कम्बैट पर्पस के लिए भी, सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, राइट। तो ब्लू वाटर नेवी तभी बनेगी जब आपकी कंट्री में उतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी, राइट। देन फिर आप एक एम्बिशियस कंट्री होंगे, देन आपको अपनी जो सी लेन्स हैं, जो ट्रेड है उसको सिक्योर करना है,
अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आपको चाहिए ब्लू वाटर नेवी। अब इंडिया की, चाइना की एम्बिशंस हैं, हम पावर्स भी हैं, नेवल पावर्स हैं हम इस एरिया में, एशिया के अंदर, तो हम ब्लू वाटर नेवी हैं, राइट। अब श्रीलंका को क्या रिक्वायरमेंट है ब्लू वाटर नेवी की? ना उसकी एम्बिशंस हैं, ना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसके पास में, ना उसके कोई खास एनिमीज़ हैं, ना इतना बड़ा उसका ट्रेड है, ठीक है, ना ही वो अपनी कुछ अपनी पावर को एजर्ट करना चाहता है। तो वो उसको सिर्फ अपने जो आसपास के एरियाज़ हैं, लिटोरल उनका एरिया जो है, उनके कोस्टल एरियाज़ है, उसको सिक्योर करना है। तो उन्हें क्या ज़रूरत है? हमारी नेवी जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नेवी में आती है, ब्लू वाटर नेवी है। तो उसमें सब कुछ है हमारे पास में, पूरा फ्लीट है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, अब 2 हो गई हैं, तीसरे की डिमांड चल रही है, फ्रिगेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, राइट, डिस्ट्रॉयर्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, अच्छे रडार सिस्टम्स हैं, अच्छी मिसाइल्स इक्विप्ड हो रही हैं, वो स्लो हम नेवी को मॉडर्नाइज भी कर रही हैं। फिर हम शिपयार्ड्स हम चाहते हैं, क्योंकि ना इन चीज़ों पे खर्चा बहुत आता है, पैसा बहुत खर्च आता है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स जो आजकल की नीड्स के अकॉर्डिंग हैं उनको अपने घर में बनाएं मैक्सिमम जितना पॉसिबल है। तो हम इसको बोल रहे हैं एक किस्म से आत्मनिर्भर भारत, इंडिजनाइजेशन ऑफ दीज सिस्टम्स, कि इन्हें हम अपने ही शिपयार्ड्स में बनाएं, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है, पैसा भी है, तो हम क्यों करें, किसी और की चीज़ क्यों मंगवाएं, किसी पर हम डिपेंडेंट क्यों हों। तो उसी पर्पज़ के लिए हमने 21st सेंचुरी में जब फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे हमने ये सीरियस एफर्ट शुरू किए। तो नेवल फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लाने के लिए, नए मॉडर्न वेपन से उसको इक्विप करने के लिए वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट 17। उसके अंडर हमने फ्रिगेट्स बनानी है, फ्रिगेट्स भी स्टेल्थ वाली बनानी है हमने। तो उनका डिज़ाइन भी जो हमारा अपना है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन दिल्ली में, उसे चूज़ किया गया है, वही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी फ्रिगेट्स के वॉरशिप्स के डिज़ाइंस के लिए, राइट। अब प्रोजेक्ट 17 में था स्टेल्थ फ्रिगेट्स। वही बताया ना आपको कि किसी एनिमी के रडार पे हम ना आए, तो हम उसे ऐसा डिज़ाइन करें कि वो स्टेल्थ फ्रिगेट बन जाए। तो वो शुरू किया गया, उसे नाम दिया हमने शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 17 में शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स, यानी शिवालिक पहले फ्रिगेट्स थी हमारे पास में, लेकिन वो स्टेल्थ नहीं थी, तो हमने शिवालिक के डिज़ाइन की स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनानी शुरू की, उसी नेवल डिज़ाइन डायरेक्टरेट ने। तो इसके अंडर हमने 3 शिप्स बनाई, INS शिवालिक, INS सतपुड़ा, INS सह्याद्री, राइट। ये सब माउंटेन्स के नाम से हैं, सब क्लियर हो रहा है इसमें। और ये तीनों जो वॉरशिप्स हैं हमारे, तीनों फ्रिगेट्स जो हैं ये कमीशन हो चुकी हैं ये, एंड दीज फ्रिगेट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंटी शिप एंड लैंड अटैक कैपेबिलिटी। फिर सुन लीजिए, प्रोजेक्ट 17 में वो भी स्टेल्थ फ्रिगेट्स थी, 3 बनी हैं, तीनों कमीशनड हो गई हैं, अब वो काम कर रही हैं नेवी के पास में, राइट, कि नेवी उसे यूज़ कर रही है, राइट। कमीशन होना और लॉन्च होने फ़र्क है। तो कभी आप अखबारें पढ़ते हैं कि ये लॉन्च हुआ है, लॉन्चिंग कमीशन नहीं होता। कमीशन मीन नेवी ने उसको फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया है, अब वो उसे यूज़ कर रही है। जब हमने फिर डिसाइड किया कि हमने इससे भी आगे जाना है, स्टेल्थ फीचर प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, अगर कुछ उसमें कमियां रह गई हैं, आपको बिल्कुल अब नए वेपन्स और चाहिए, नई टेक्नोलॉजी से आपको उसको इक्विप करना है, क्योंकि 100 की 100% तो कोई भी चीज़ स्टेल्थ नहीं हो सकती है। तो आपको लगता है कि जो आप चीज़ें पहले कम थी उसे और आप चीज़ें एक्स्ट्रा डालनी है प्रोटेक्शन के लिए या अटैक के लिए या डिफेंस के लिए। तो फिर नया प्रोजेक्ट में लॉन्च किया, प्रोजेक्ट 17A, उसे 17 अल्फ़ा का नाम भी दिया गया और उसे बोला गया नीलगिरी क्लास। जो 17 था वो शिवालिक क्लास था, 17A जो है वो नीलगिरी क्लास है, अल्फ़ा क्लास। तो उसके अंडर हमने ये 7 फ्रिगेट्स लॉन्च करनी है 17A के अंडर। तो सबके नाम देख लीजिए, सारे जो हैं डिफरेंट माउंटेन्स के नाम से हैं। 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 17A।
तो एक है नीलगिरी, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, इसी के नाम से इस प्रोजेक्ट का नाम भी है 17A, या इसके अंडर नीलगिरी क्लास की बनेंगी अपनी फ्रिगेट्स। नीलगिरी आपको पता है साउथ इंडिया में माउंटेन है, उदयगिरी आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बॉर्डर पे माउंटेन्स हैं, तारागिरी जो है उत्तराखंड में माउंटेन रेंज है, हिमगिरी भी उसी साइड में ही है, द्रोणागिरी जो है ये भी उत्तराखंड नंदा देवी के पास में एक पीक का नाम है, विंध्यगिरी विंध्यांचल हो गया, और महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा में एक माउंटेन पीक का नाम है ये, ठीक है। तो इन जो मैंने LL लिखा है यहाँ पे, इट मीन्स इन सबको लॉन्च हम कर चुके हैं, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है दोनों, विंध्यगिरी एंड महेंद्रगिरी, ठीक है। अब बताता हूँ आपको ये लॉन्चिंग क्या होती है और कमीशनिंग क्या होती है। लॉन्चिंग मीन आपने एक चीज़ को जो बेस है वो आपने बना दिया ड्राई डॉक पे, ठीक है। जैसे आप समझ लें कि एक पानी का टब है, तो पानी के टब का बेस और जो साइड में उसके वॉल्स हैं वो आपने तैयार कर दी, ठीक है। अब तैयार कर आपने उसको पानी में डाल दिया, ये लॉन्च करना हो गया। अब उसके ऊपर जो सामान आपने रखना है, मान लो जो चीज़ बनानी है आपने उसके ऊपर, वो सारा काम जो अब होगा वो अब पानी के अंदर होगा, अब वो ड्राई डॉक में काम नहीं होगा, ठीक है। अब आपने चेक भी करना है सब कुछ, फिर बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, पानी में लेके जाएंगे, काफ़ी साल चलाएंगे, नेवी अपने सारे पैरामीटर्स चेक करेगी, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है, रडार सही काम कर रहे हैं, मिसाइल सही काम कर रही हैं, स्पीड सही चल रही है नहीं चल रही है, इंजन सही काम कर रहा नहीं कर रहा है, उसके कई टेस्ट होंगे। तो अच्छी तरह टेस्ट कर लेने के बाद फिर वो कमीशन्ड होगी, यानी उसे नेवी फॉर्मल तरीके से उसे अपने पास यूज़ करने के लिए अडॉप्ट कर लेगी। तो अभी जो है इन पांचों में से जो लॉन्च हुई हैं अभी ये फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ जो हैं अभी वो तैयार हो रही हैं, कुछ तैयार होके उनके अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उन पे वो, ठीक है, उन्हें चेक कर रहे हैं अभी हम। अभी तक इनमें से कोई भी जो है कमीशन नहीं हुई है। आपने देखा होगा ना यहाँ पे, यहाँ लिखा था ये कमीशन्ड, ये कमीशन्ड है, नेवी इन्हें यूज़ कर रही है। 17 प्रोजेक्ट शिवालिक ग्रेड वाली जितनी भी हैं ये फ्रिगेट्स, और जो ये फ्रिगेट्स हैं इनमें अभी तक कोई भी जो है कमीशन नहीं हुआ है, सभी लॉन्च हुई हैं ये। तो मैं उन डिटेल्स में जाऊँगा कि गैस पे चलती है या फिर ये डीजल पे चलती हैं, तो इंजन कौन से होते हैं, वो फालतू बकवास की बातें हैं, वो किसी काम नहीं आती अपने वो, क्योंकि हमने इंजीनियर नहीं बनना। अब जो 3 लॉन्च हो चुकी थी, चौथी जो है तारागिरी, ये अब लॉन्च हो रही है, ठीक है। तारागिरी मझगांव डॉक से, क्योंकि इन सारी जो है इनको लॉन्च जो है जो कर रहे हैं, 2 हैं वो अपने शिपयार्ड्स, एक है मझगांव डॉक और एक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है। ये देखिए मझगांव डॉक, मझगांव डॉक, मझगांव डॉक, और ये बना रहे हैं इनको गार्डन रीच। यहाँ हम 4 कर सकते हैं, ये 5वीं है शायद ये। INS तारागिरी लॉन्च होनी है अभी, ये कब होगी, परसों, यानी 11 सितंबर को लॉन्च होगी ये तारागिरी। अब इनमें मिसाइल अगर बतानी हो आपको, तो नीलगिरी क्लास में ये इज़राइल की बराक मिसाइल्स हैं और इंडिया की ये ब्राह्मोस मिसाइल हैं जो हमने रशिया के साथ मिलके बनाई हैं। ब्रह्मपुत्रा एंड मोस्कोवा रिवर के कॉम्बिनेशन नाम बना है ब्राह्मोस, और ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक मीन ये साउंड की स्पीड से फास्ट चलती हैं, ठीक है। ये देखिए ये नीलगिरी की ड्राई डॉक से लॉन्च हो रही है। जब ये लॉन्च होगा सी में निकल जाएगा, उसके बाद इसमें चीज़ें अलग से बनाई जाएंगी इसके बीच में, फिर इसके कई टेस्ट होंगे। तो ये 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी करंट अफेयर्स में आपको टाइम पे लगातार ये मिलते रहेंगे आपको। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी क्लिशे लाइन में दोबारा बोल देता हूँ कि आप सब्सक्राइब चैनल को करें और बेल आइकन का बटन दबाएं
ताकि हम और इनकरेज हों आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो अब आपको ये टाइम पे लगातार करंट अफेयर्स और बाकी जो PCS, IAS, HAS के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।